मेरा नाम कशिश है। मैं अपने जन्म से ही विकलांग थी। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था। मेरे घर में मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। कभी उन लोगों ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं विकलांग हूँ या फिर मेरे अंदर कोई कमी है। अगर मुझे कोई गलती से भी विकलांग कह दिया करता था तो मेरे घर वाले उसको इतनी बातें सुनाते थे कि कहने वाला इंसान पलटकर कभी दोबारा मुझे कुछ कह ही नहीं पाता था। हम दोनों भाई बहनों में भी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बचपन से ही मेरे भैया ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही नहीं बल्कि मेरे भैया भी मेरी माँ और पिता दोनों बनकर प्यार किया करते थे। हमारे सारे रिश्तेदार भी इस बात से जेलस होते थे कि इन दोनों भाई बहन में कितनी मोहब्बत है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा था क्योंकि मेरे माता पिता और भाई ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। उन लोगों ने मेरा हर तरीके से इलाज करवाने की कोशिश की थी कि मेरी विकलांगता दूर हो जाए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सका था। जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। धीरे धीरे हम लोग कब जवान हो गए कुछ पता ही नहीं चला। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। मेरे पापा का अपना अलग बिजनेस था और शहर के मशहूर बिजनेसमैन लोगों में मेरे पापा का नाम आता था। पापा कहते थे कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बेटी का हाथ है। अगर मैं उनसे पूछती कि भला आपकी कामयाबी के पीछे मेरा हाथ कैसे है तो वो कहते कि जब तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ था तब मुझे बिजनेस में फ़ायदा होना शुरू हो गया था और फिर धीरे धीरे इतना फ़ायदा होता चला गया कि मैं खूब अमीर होता चला गया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से हुआ है। मेरे पापा ये बात बड़े गर्व के साथ मुझे बताते थे। मम्मी भी यही कहती थी कि तुम्हारे जन्म से पहले हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। तुम अपने पापा के लिए लकी साबित हुई थी, तभी तो मेरे पापा ने अपनी हर कंपनी और फैक्ट्री का नाम मेरे ही नाम पर रखा था। मेरे भैया भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा के बिजनेस पर ध्यान देने लगे थे। आखिर हम दोनों भाई बहन के अलावा पापा के ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो इसलिए सब कुछ हम दोनों भाई बहन का ही था। दरअसल जब धीरे धीरे हम लोग जवान होने लगे तो पापा को हम दोनों भाई बहन की फिक्र सताने लगी थी क्योंकि पापा बीमार रहने लगे थे। उनको लगता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा की ऐसी कंडीशन देखते हुए उनके फ्रेंड ने उन्हें एक एडवाइस दी और कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर तुम्हारी बेटी भी विकलांग है। ज़रा अपनी बेटी के बारे में सोचो। तुम तो जानते हो ना कि उससे कोई शादी नहीं करेगा और तुम्हारा बेटा जवान है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। उसकी पत्नी घर में आएगी तो हमेशा की लड़ाई झगड़े रहेंगे। मेरे पापा अपने फ्रेंड की बात का मतलब नहीं समझे थे। फिर एक दिन पापा के फ्रेंड ने उन्हें साफ साफ शब्दों में बता दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सामने ही अपने बच्चों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो ताकि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े या फिर उन लोगों को आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत न पड़े। मेरे पापा बड़े ही दावे के साथ अपने दोस्त से कहते थे कि मेरे बच्चों के बीच में आपस में बहुत प्यार है, भला वो मेरे मरने के बाद आपस में झगड़ा क्यों करेंगे। पापा के फ्रेंड ने उन्हें डिटेल में समझाया कि जब ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो बेटे की नीयत भी पिता के मरने के बाद बदल जाती है। तुम्हें अगर कुछ हो गया या फिर भाभी जी को अगर कुछ हो गया उस हिसाब से तो सब कुछ कुणाल का हो जाएगा। कुणाल मेरे भैया का नाम था, फिर उसके बाद कशिश का क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज कुणाल के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत जगह है, लेकिन आने वाले समय में वो अपनी विकलांग बहन को कोई अहमियत ही न दे, उसे प्यार ना करे, तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बच्चों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो ताकि आने वाले समय में दोनों अपने आप पर निर्भर रहें। अपने दोस्त की बात मेरे पापा के दिमाग में आ गई थी, इसलिए उन्होंने घर आकर इस बारे में मम्मी से डिस्कशन किया था। मम्मी को भी उनकी बात बिल्कुल सही लगी थी और उन्होंने पापा से यही कहा था कि आपको अपने जीते जी ही ये सब कुछ कर देना चाहिए। इस तरह पापा ने वकील के थ्रू प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवा लिए थे और हम दोनों भाई बहन के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद 2 हिस्सों में आधी आधी हम दोनों भाई बहन के नाम कर दी थी। हम दोनों भाई बहन ने पापा से मना किया था मगर पापा नहीं माने थे और उन्होंने यही कहा था कि बेटा, आने वाले समय का किसी को कुछ पता नहीं। मेरे पापा मुझे यही समझाते थे कि तुम्हें अपने माता पिता के मरने के बाद अपना बहुत ख्याल रखना है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हारे नाम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों के मरने के बाद तुम खुद पर डिपेंड रहो। तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास होगी तो कोई भी तुम्हारी विकलांगता का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। तुम अपने ही घर में सर उठाकर जियोगी। पापा न जाने ये किस तरह की बातें करते थे। उनकी बातें तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थीं। फिलहाल जो उनको करना था वो हो चुका था।
मैं अपने बड़े भैया से पूरे 5 साल छोटी थी, क्योंकि भैया के जन्म के बाद से ही मेरे मम्मी पापा को एक बेटे की ख्वाहिश और थी। इसलिए मेरी मम्मी ने भगवान के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि भगवान उन्हें एक बेटी और दे दे। फिर जब मैं पैदा हुई तो उनकी प्रार्थना पूरी हो गई थी। मुझे अपने इस परिवार वालों से बहुत प्यार मिला था और इसी तरह मुझे भी उनसे बहुत प्यार था। इंसान को इतनी इज्जत और मोहब्बत मिले तो वो भी बदले में इज्जत और मोहब्बत ही लौटाया करता है। मतलब इंसान को जो दिया जाता है वही वो दूसरे इंसान को लौटाता है। अगर हम किसी को नफरत देंगे तो वो भी हमें नफरत ही लौटाएगा। अगर हम किसी को मोहब्बत देंगे तो वो भी बदले में हमें मोहब्बत देगा। और अगर हम किसी पर एहसान करेंगे तो वो उसकी फितरत है कि जो चीज़ उसे दी जाती है वो बदले में हमें वही लौटाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको जितनी इज्जत या मोहब्बत दी जाए वो हमेशा बस नफरत ही लौटा सकते हैं। फिलहाल मेरे परिवार का माहौल तो बहुत अच्छा था। मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश थी। हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो हमारे घर आकर मुझे इस बात का एहसास दिलाया करते थे कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने उनको उनके किए की सज़ा इस तरह से दी थी कि उन लोगों से सारे संबंध ही ख़त्म कर दिए थे। आखिरकार वो लोग अपनी बेटी के बारे में किसी के मुंह से भी कुछ गलत नहीं सुन सकते थे, जबकि मेरा कहना यही था कि लोग जैसा देखते हैं वैसा ही कहेंगे। कुणाल भैया की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। मम्मी पापा उनकी शादी तो करना चाहते ही थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। और फिर मेरी मम्मी को भैया के लिए एक लड़की पसंद भी आ गई थी। मम्मी ने जब भैया को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो भैया ने अपना उदास चेहरा लेकर लड़की की फ़ोटो देख तो ली थी, मगर ना जाने क्यों उनका मूड ख़राब हो गया था। मम्मी ने उनसे उनके ऐसे रिएक्शन की वजह पूछी तो भैया ने बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। मम्मी कहने लगी कि ये तो और अच्छी बात है बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। हमें तो वैसे भी तुम्हारी शादी करनी ही है, तो फिर लड़की अगर तुम्हारी पसंद की होगी तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मम्मी की बात सुनकर भैया खुश हो गए थे और उन्होंने लड़की के बारे में सब कुछ मम्मी पापा को बता दिया था। भैया जिस लड़की को पसंद करते थे वो पहले उनके कॉलेज में पढ़ा करती थी। मम्मी मेरी चाची जी को लेकर लड़की के घर रिश्ता लेकर चली गई थी। मम्मी को लड़की पसंद तो बहुत आई थी, मगर उन लोगों का फैमिली स्टेटस हमारे बराबरी का नहीं था। लेकिन फिर भी मम्मी भैया की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मम्मी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। सारी बातें सही थी, लेकिन मम्मी को लड़की का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने जब इस बारे में पापा से बात की तो पापा कहने लगे कि तुम्हें लड़की तो पसंद है ना, अगर लड़की के बिहेवियर से दिक्कत है ना तो वो तो जब हमारे घर आ जाएगी तो हम लोगों की जैसे ही हो जाएगी। इस बात पर मैंने भी मम्मी को समझाया था कि भैया इस लड़की को चाहते हैं तो आप प्लीज़ भैया की शादी इस लड़की के साथ ही कर दो, क्योंकि भैया की खुशी तो यहीं पर है। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने मम्मी के दिल में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब निकाल दी थी और कहा था कि भैया की अगर शादी होगी तो सिर्फ इसी लड़की के साथ होगी। इसी तरह भैया का रिश्ता वहाँ पर पक्का हो गया था। हम हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। मम्मी को ये बात भी बहुत खल रही थी, लेकिन फिर पापा ने मम्मी को यही समझाया कि तुम अमीरी और गरीबी वाला फ़र्क कर रही हो। मम्मी कहने लगी कि ये बात नहीं है, मगर मैंने उस लड़की के बिहेवियर में एक अजीब सा घमंडीपन देखा है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, अभी हमारे घर पर नहीं आई है, तब उसके इतने दिमाग हैं। अगर हमारे घर आ गई तो ना जाने क्या होगा। मम्मी को लड़की की शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं था, बस उन्हें वो लड़की बहुत तेज लगती थी। फिलहाल मम्मी की जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब मैं ये कहकर दूर कर चुकी थी कि आप चाहे जितना भी इस रिश्ते में कमियां निकाल लो, मगर शादी तो भैया की इसी लड़की के साथ होगी। मैं भैया की शादी कहीं और नहीं होने दूंगी। मम्मी फिर खामोश हो गई थी और उन्होंने भैया की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने तो सोच लिया था कि जब मेरी भाभी शादी करके हमारे घर में आएंगी तो मैं उन्हें अपनी दोस्त बनाकर रखूंगी। इस तरह उन्हें भी इस घर में कभी अजनबीपन का एहसास नहीं होगा और मुझे भी भाभी के रूप में एक दोस्त मिल जाएंगी। इस घर की सारी प्रॉपर्टी पहले ही हम दोनों भाई बहन के नाम हो चुकी है। ये बात हम घर के मेंबर्स के अलावा और कोई भी नहीं जानता था और पापा ने मना किया हुआ था कि इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस घर में हम लोग रहते थे ये घर भी मेरे ही नाम था, जबकि हमारा दूसरा वाला बंगला भैया के नाम पर था। मैं दोनों टांगों से विकलांग थी, इसलिए मेरी शादी नहीं हो सकती थी। लोगों ने मेरे मम्मी पापा से कहा भी था कि अगर आप चाहो तो अपनी बेटी के जैसा ही लड़का ढूंढकर
उसकी शादी कर सकते हो। लेकिन मेरे मम्मी पापा का कहना था कि ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी शादी के बाद और बदतर हो जाती है और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जो हम अपनी बेटी को ससुराल वालों के हवाले छोड़ दें, क्योंकि ससुराल वाले किसी न किसी तरह से बेटी को तंग करते ही हैं। फिर भी लोगों के कहने की वजह से मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते देखे, लेकिन फिर जब उन लोगों का दिल नहीं माना तो उन्होंने यही फैसला कर लिया था कि वो सारी ज़िंदगी मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते देख चुके थे जहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी और दहेज के लालच में आकर ऐसी लड़कियों को लोग अपने घर ले जाते हैं, लेकिन शादी के बाद उसे बहुत तंग करते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे छोटी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करना कैंसिल कर दिया था और उनका यही कहना था कि जब तक हम जिंदा हैं अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे और हमारे मरने के बाद उसका भाई उसका ख्याल रखेगा। अगर भाई ने भी ख्याल नहीं रखा तो बेटी के पास इतनी ज़मीन जायदाद है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी खुद अपना ख्याल रख सकती है। मुझे तो वैसे भी बस उन लोगों का प्यार ही चाहिए था, मैं इतनी सारी दौलत का क्या करती। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के पास कोई नेमत हो तो उसे छुपा कर रखना चाहिए, वरना नेमत ही उसे ले डूबती है। मतलब इस नेमत से मिलने वाली हसद इंसान को खा जाती है, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह तक पहुँच जाता है, क्योंकि जब इंसान किसी इंसान से जलने लगता है तो अपनी जलन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अपने भैया की शादी के लिए बहुत खुश थी। मैं ज़्यादातर व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। मेरी मम्मी ने भाभी के लिए सारे डिज़ाइनर और अच्छे कपड़े तैयार करवाए थे और बहुत सारी ज्वेलरी भी तैयार करवाई थी। आखिर वो इस घर की इकलौती बहू थी, क्योंकि ये सारा सामान हमारी हैसियत के मुताबिक था। हम लोग तो वैसे भी काफ़ी अमीर लोग थे, इसलिए भाभी के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा किया गया था। जब भाभी के घर ये सारा सामान पहुंचाया गया तो सारा सामान देखकर उनके घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शायद उन लोगों ने ये सब हाई क्वालिटी का सामान पहले कभी नहीं देखा होगा। हम लोग इतने अमीर थे, फिर भी कभी हमें इस बात का घमंड नहीं था, क्योंकि ये सब तो भगवान की देन है, वो जिसे चाहे उसे दौलत दे सकता है। ये सारा सामान देखकर तो भाभी हवाओं में उड़ने लगी थी। उनके अंदर वैसे भी घमंडीपन वाली आदत थी और अब वो अपने रिश्तेदारों के सामने और ज़्यादा इतराने लगी थी, क्योंकि वो एक अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। भाभी फ़ोन करके बताया करती थी कि उन्हें सारा सामान बहुत पसंद आया है। मैं भी उनकी खुशी में खुश हो जाती थी और फिर फाइनली भैया की शादी हो गई और भाभी विदा होकर हमारे घर आ गई थी। घर आने के बाद भाभी ने सब लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, जिसकी वजह से हम सब लोगों के दिल नरम पड़ गए थे और मम्मी के दिल में भी भाभी के लिए जो गलतफहमी थी वो भी अब निकल चुकी थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। हम सब लोग भैया की शादी हो जाने से बहुत खुश थे और भैया भी भाभी के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं भाभी के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसा बिहेव करती थी और भाभी भी मेरे साथ इसी तरह से रहती थी। मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहना। शादी की पहली रात ही भैया ने भी भाभी को समझा दिया था कि मेरी बहन के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना, क्योंकि मेरी बहन हम सब की लाडली है। हमने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है। भाभी हम लोगों के साथ बहुत अच्छी थी। घर का माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। भैया भाभी की शादी को 4 महीने गुजर गए थे। भाभी जब भी फ्री होती थी तो मेरे कमरे में आकर बैठ जाती थी। हम दोनों नंद भाभी एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें किया करते थे। मम्मी भी जब हम दोनों नंद भाभी के बीच इतना प्यार देखती तो कहती कि भगवान करे इस रिश्ते को कभी नजर न लगे, क्योंकि अक्सर घरों में देखा जाता है कि नंद भाभी को पसंद नहीं करती और कहीं पर भाभी नंद को पसंद नहीं करती और इसी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मगर मैं देख रही हूँ कि मेरी दोनों बच्चियों में आपस में बहुत प्यार है। एक दिन इसी तरह से हम दोनों नंद भाभी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। जब भाभी मुझे अपने बचपन की कुछ बातें बता रही थी तो बातों ही बातों में मैंने भी भाभी को अपने बचपन की कुछ बातें बता दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि पापा हम दोनों भाई बहन को इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दे चुके हैं। पापा की सारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भैया का और आधा हिस्सा मेरा है। ऐसा पापा ने अपने जीते जी ही कर दिया ताकि आगे चलकर उनके बच्चों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मेरी ये बात को सुनना ही था कि अचानक भाभी को एक जोरदार झटका लग गया। भाभी मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मैंने सुना है कि तुम्हारे माता पिता सारी जिंदगी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते।
मैंने भाभी से हंसकर कहा कि मम्मी पापा ही ऐसा नहीं चाहते, बल्कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। मुझे भी शादी नहीं करनी। मैं अपने घर और घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वैसे भी मुझ जैसी विकलांग लड़की से आखिर कौन शादी करेगा। भाभी कहने लगी कि शादी तो तुम्हारी हो ही जाएगी, क्योंकि तुम इस दुनिया की इकलौती विकलांग लड़की नहीं हो। तुम जैसी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करने के बाद अपनी ससुराल में सुखी रह रही हैं। और अगर तुम्हारे घर वालों ने ये फैसला कर ही लिया था कि वो सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखेंगे, तो फिर तुम्हें जायदाद में हिस्सा देने की क्या जरूरत थी। भाभी की ऐसी बात सुनकर तो मुझे अचानक एक जोरदार झटका लगा था। मैंने भाभी की तरफ गौर से देखा। फिर भाभी ने अपनी बात बदलने की कोशिश की। वो कहने लगी कि मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें जब सारी जिंदगी यहीं पर रहना है, तो फिर अपनी प्रॉपर्टी लेकर आखिर तुम कहाँ जाओगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं, और फिर मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि अपनी नंद को बुरा भला समझूं। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। पापा को ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, सब जानते हैं कि एक न एक दिन बुरा समय जरूर आता है, तो क्यों ना बुरा समय आने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जाए। तो पापा ने इसीलिए ये सब कुछ किया। मेरी बात सुनकर भाभी खामोश हो गई थी। मैंने तो भाभी को ये सब कुछ इसीलिए बताया था क्योंकि वो हमारे घर की मेंबर बन चुकी थी। पहले ये बात घर से बाहर वाले लोगों को पता नहीं थी, लेकिन मैं भाभी को अपनी फ्रेंड मानती थी, इसलिए उनको ये सब बता दिया था। और एक न एक दिन तो उनको ये सब पता चल ही जाना था। मगर अगले दिन भाभी ने एक बड़ी ही अजीब हरकत की थी। अगले दिन हमारे घर पर एक जवान लड़का आया था, जिसे देखकर मैं और मम्मी हैरान रह गए थे। मम्मी ने भाभी से सवाल किया था कि ये कौन है, तो भाभी ने बताया, ये मेरी एक दोस्त के घर में नौकरी किया करता था। मेरी दोस्त ने इसे नौकरी से निकाल दिया, तो बेचारा बहुत रो रहा था और नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हमारे घर पर नौकर बनाकर रख लूं। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि हमारे घर पर तो पहले से ही काफी सारी नौकरानियां काम करती हैं, तो फिर हमें इस लड़के की क्या जरूरत है। और वैसे भी ये जवान लड़का है। तुम्हारे ससुर ने शुरू से ही इस घर में किसी मर्द नौकर को नहीं रखा। हमारे यहाँ हमेशा से ही नौकरानियां काम करती हैं। भाभी मम्मी को तसल्ली दिलाने लगी कि अगर पापा ने कुछ कहा तो वो उनको खुद जवाब दे देंगी। और इस तरह उन्होंने उस लड़के को हमारे यहाँ नौकरी पर रख लिया था। और फिर 2 दिन बाद पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तो घर में चारों तरफ खुशी का माहौल फैल गया था। भाभी जिस नौकर को हमारे यहाँ लेकर आई थी, उसका नाम नितिन था। वो लड़का बहुत मेहनती था और बड़ी मेहनत के साथ घर के सारे काम किया करता था। मैं तो वैसे भी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तो मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर कमरे से बाहर निकल आती थी। भाभी ने भैया को और पापा को समझा दिया था कि ये लड़का नौकरी की तलाश कर रहा था, बस इसीलिए इसे यहाँ लेकर आई हैं। और अब वैसे भी भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उन्हें अपने काम के लिए एक अलग से नौकर की जरूरत होगी। तो भाभी ने कहा कि मेरे सारे बाहर के काम नितिन कर दिया करेगा। अपने छोटे मोटे कामों के लिए उन्हें भैया से कहने की जरूरत नहीं होगी। इस बात पर घर के सारे ही लोग राजी हो गए थे। मुझे इस नौकर से कोई काम नहीं होता था, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम घर में काम करने वाली नौकरानी को ही बताया करती थी। लेकिन ना जाने क्यों ये नौकर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता था और तो और मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश करता था। मुझे तो उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि भाभी ने उसे अपने काम के लिए रखा हुआ था, तो फिर वो मेरे काम करने की कोशिश क्यों करता था और मेरे कमरे के अंदर बिना मेरी परमिशन के क्यों आता था। मैंने कई बार सोचा था कि मैं उसकी शिकायत मम्मी से कर देती हूँ, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो जाती थी कि बेचारा गरीब है, मुझे इसकी शिकायत मम्मी पापा से नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसको गलत समझ रही हूँ। मगर फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का यकीन होने लगा था कि वो जानबूझकर मेरे कमरे में आया करता था। कभी कभी तो मुझे कोई काम नहीं भी होता था, तब भी वो मेरे कमरे में आकर मुझसे काम के बारे में पूछता था। मैं उसे मना किया करती थी कि मुझे कोई काम नहीं है, तुम जानबूझकर मेरे कमरे में क्यों आते हो। तो वो कहता कि मुझे यहाँ छोटी मालकिन ने भेजा है, कहीं तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, यही देखने के लिए। छोटी मालकिन वो मेरी भाभी को कहा करता था। मैं उससे अभी बातचीत कर ही रही थी, इतनी ही देर में मेरे पापा कमरे में आ गए और हम दोनों को इस तरह से बातचीत करते हुए देखकर वो कहने लगे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। पापा को अपने कमरे में आता हुआ देखकर मैं अचानक घबरा गई
और वो मेरे पापा को देखते ही कमरे से निकल जाता था। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। वो ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता और उसी समय मुझे मेरे पापा या मम्मी में से कोई देख लिया करता था। कई बार तो पापा ने मम्मी से शिकायत भी की थी कि हमारी बेटी नौकर के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। मैंने उसे कई बार नौकर से बातें करते हुए देखा है। फिर मम्मी ने मुझसे शिकायत की कि बेटी तुम नितिन से बात मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की, मम्मी आप और पापा गलत समझ रहे हो, नौकर तो मेरे पास सिर्फ किसी न किसी काम के बहाने से ही आता है। मम्मी कहने लगी कि तुम इस नौकर से दूर रहा करो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि आज तक तुम्हारे पापा ने घर में किसी मर्द नौकर को नहीं रखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम आगे से उसके साथ बात मत करना और उसे कमरे में आने की परमिशन तो बिल्कुल भी मत देना। अभी हम लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी भैया कमरे के अंदर आए और कहने लगे क्या बातें हो रही है। मैंने और मम्मी ने इस बात को जल्दी से रफा दफा किया और भैया से कहा कि बस कुछ नहीं, हम लोग आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। भैया का चेहरा ना जाने अचानक उदासी भरा हो गया था और वो हम लोगों से थोड़ी देर बात करने के बाद कमरे से निकल गए थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। नौकर जब भी मेरे कमरे में आने की कोशिश करता, मैं अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन तो अजीब सा ही हंगामा हो गया। भैया ने नौकर को डांटकर काम से बाहर निकाल दिया। भैया ने नौकर को काम से क्यों निकाला था ये बात तो समझ नहीं आई थी और ना ही भैया ने हमें कुछ बताया था। लेकिन मैंने देखा था कि भाभी मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ना तो वो मेरे कमरे में आकर मेरे साथ कोई बातचीत करती थी और ना ही मैं उन्हें ज्यादा हंसते बोलते हुए देखती थी। ऐसा लगता था जैसे उनका मूड खराब है। मुझे ऐसा लगता था जैसे भाभी मुझसे किसी बात से नाराज हैं। मैंने उनसे इस बारे में एक दो बार बातचीत करने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से मेरे कमरे से निकल गई। मैंने भाभी के बिहेवियर के बारे में भैया से भी बात की थी। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुम उसकी परवाह मत करो, तुम बस हमेशा खुश रहा करो। भैया मुझसे कहने लगे अच्छा ये बताओ, रक्षाबंधन आ रहा है, तुम्हें मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए। भैया की बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा भैया मैं तो भूल ही गई थी कि रक्षाबंधन आने वाला है। भैया कहने लगे कि बताओ ना तुम्हें रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने भैया से कहा कि आप हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार करते रहो, मेरे लिए यही सारी जिंदगी भर का गिफ्ट है। भैया मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब की बार बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद भैया कमरे से चले गए थे, मगर मैंने नोटिस किया था कि भैया और भाभी के बीच एक रात बड़ा जोरदार झगड़ा हो रहा था। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, अचानक से उठकर उनके कमरे में जा भी नहीं सकती थी। पता नहीं मम्मी पापा को उनके झगड़े की आवाज़ जा भी रही थी या नहीं, क्योंकि आधी रात का समय था। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे उन लोगों के शोर की आवाज़ आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। उस समय तो जैसे तैसे मैं सो गई थी। लेकिन अगले दिन जब भैया से मेरा सामना हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया आखिर कल रात भाभी और आपके बीच किस बात का झगड़ा हो रहा था। भैया कहने लगे कि किसी बात का झगड़ा नहीं हो रहा था, तुम परेशान मत हो। ये कहकर भैया अपने ऑफिस चले गए थे। जबकि मैंने भाभी से इस बारे में पूछने की कोशिश भी की तो भाभी कहने लगी कि सब कुछ इस घर में तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस घर में मुसीबत की जड़ तुम हो। भाभी का अचानक ऐसा बिहेवियर देखकर मैं घबरा गई थी। मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी, फिर मैं उनके झगड़े की वजह कैसे बन सकती थी। मैंने भाभी से बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर मैंने क्या किया है। वो तो बार बार गुस्से में मुझे बुरा भला कही जा रही थी। जैसे ही उन्होंने मम्मी को कमरे में आते हुए देखा तो वो कमरे से बाहर निकल गई। मम्मी भी मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। रक्षाबंधन आने में 2 दिन रह गए थे। आखिर मेरा इकलौता भाई था। मैं अपने भाई के लिए अच्छी वाली राखी बांधा करती थी और हमेशा उसकी रक्षा की प्रार्थना किया करती थी। अगले दिन जब भैया ऑफिस से घर वापस आए तो उन्होंने हम सब लोगों को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम सब के होश उड़ गए थे। भैया ने घर के सारे लोगों के सामने कह दिया कि कल हम लोग कशिश की शादी करने वाले हैं। भैया के मुंह से ये बात सुनकर पापा कहने लगे कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, कशिश की शादी की बात कहाँ से आ गई। भैया कहने लगे कि पापा मैं बस चाहता हूँ कि कशिश की शादी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए।
मैंने कशिश के लिए एक अच्छा सा लड़का देख लिया है जो मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा। पापा कहने लगे कि ये तुम किस तरह के पागलपन वाली बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हम कशिश की शादी नहीं करना चाहते, तो फिर तुम ये बात अपने मुंह से कैसे निकाल रहे हो? भैया कहने लगे कि पापा, आप एक बार लड़के से तो मिल लो, फिर उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। मैं तो बहुत हैरान थी कि आखिर भैया को मेरी शादी की फिक्र कैसे हो गई थी, क्योंकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि सारी जिंदगी मेरी शादी नहीं हो सकेगी। न जाने भैया को क्या हो गया था, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की इतनी जल्दबाजी हो रही थी। लेकिन इन दिनों मैंने नोटिस किया था कि भैया बहुत परेशान रहने लगे थे और भाभी से तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। न जाने भैया क्यों ऐसे हो गए थे, लेकिन मैं अपनी शादी की बात सुनकर रोने लगी थी। भैया और मम्मी पापा के बीच आपस में न जाने क्या बात हुई थी कि वो लोग मेरी शादी के लिए मान गए थे, लेकिन मेरा दिल शादी करने के लिए नहीं मान रहा था। मैं भैया के पास उनसे बात करने के लिए गई और उनसे कहा कि भैया, आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? आप जानते हो ना कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। कौन ऐसा इंसान होगा जो मुझ जैसी विकलांग लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि ऐसा मत कहो, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में हर लड़की की तरह ये चाहत नहीं होती कि तुम्हारी भी शादी हो, तुम भी अपनी ससुराल में खुश रहो? मैंने कहा भैया, मुझ जैसी लड़कियां शादी करने के सपने नहीं देखती। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे सारी जिंदगी इतना प्यार दिया, मुझे कभी विकलांग होने का एहसास ही नहीं होने दिया। भैया कहने लगे कि कल रक्षाबंधन है, कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया, मुझे शादी नहीं करनी। भैया कहने लगे कि बस तुम खामोश हो जाओ और रोना बंद करो, तुम्हारी खुशियों भरे दिन आने वाले हैं। मैंने कहा भैया, लेकिन मैं तो अभी भी खुश हूँ। भैया कहने लगे कि मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती चली जाओ। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? तुम्हारा भाई कभी भी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचता। मैंने अगर तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है तो इसमें भी तुम्हारी भलाई ही सोची है। भैया बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे अपने भाई पर बहुत भरोसा था। मम्मी पापा तो जैसे खामोश होकर रह गए थे और भाभी को तो न जाने क्या हो गया था। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मम्मी शादी से पहले भाभी के बारे में बिल्कुल सही कहती थी कि वो बिहेवियर की अच्छी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अपने रंग रूप बिल्कुल पहले जैसे ही कर लिए थे। फिलहाल रक्षाबंधन का दिन आ गया था और इसी दिन भैया ने मेरी शादी करने का फैसला किया था। मम्मी पापा में से कोई भी मुझसे बात करने नहीं आया था। घर में एक अजीब सा माहौल था। अपने भाई का कहना मानते हुए मैं इस शादी के लिए राजी हो गई थी। मेरी शादी कोई धूमधाम से तो नहीं हुई थी। घर में ही छोटा सा मंडप बनाया गया था। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। पहले मैंने भैया को राखी बांधी थी, उसके बाद मेरी शादी की रस्में शुरू हो गईं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था, क्योंकि वो अभी भी मेरे सामने नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मुझे मंडप में बिठाया गया तो मेरे साथ मेरे होने वाले पति को भी मेरे बराबर में बिठा दिया गया था। मैंने जैसे ही नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ये तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इस इंसान के साथ होने जा रही है। मगर मेरी शादी भैया इसके साथ क्यों करवा रहे हैं? मेरे दिमाग में ना जाने कितने सवाल थे जो मैं अपने भैया से करना चाहती थी। फिलहाल तो मैं मुंह बंद करके इस लड़की के साथ शादी करती रही। मेरे घर वाले भी इस लड़के को देखकर बहुत शॉक थे, क्योंकि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते थे। ये लड़का कोई और नहीं, मेरे भैया का क्लासमेट था। भैया और ये लड़का एक साथ ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़े हुए थे, जबकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। मगर ये मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुआ था, मेरी ये समझ नहीं आई थी। आखिर मुझ जैसी लड़की से तो कोई इतना अच्छा इंसान शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी इस लड़के के साथ हो चुकी थी। इसका नाम सौरभ था। मेरी शादी हो गई तो मैंने भैया से पूछा था कि आखिर आपने सौरभ के साथ मेरी शादी क्यों करवाई है? क्या सौरभ मुझसे शादी करना चाहता था या फिर उसे किसी चीज का लालच दिया गया? यही सवाल मेरे मम्मी पापा के दिल में भी था। भैया मुझसे कहने लगे कि ये तुम्हारा रक्षाबंधन का तोहफा है। मैंने कहा भैया, आप मुझे बताओगे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ? भैया ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका ली और कहने लगे कि दरअसल मैंने तुम्हारी शादी सौरभ के साथ इसलिए करवाई है क्योंकि तुम्हारी शादी होना बहुत जरूरी था। पापा कहने लगे कि तुम्हारी बातों का क्या मकसद है?
भैया ने कहा कि पापा, हमारे घर में जो नौकर आया था वो धीरे धीरे कशिश के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने से आप लोगों के दिल में गलतफहमी डालना चाहता था कि मेरी बहन का कैरेक्टर गलत है, ताकि आप लोग भी कशिश पर शक करें और आपको लगे कि उस नौकर और मेरी बहन के बीच में कुछ चल रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा वो क्यों और किस लिए कर रहा था? मम्मी पापा चौंक कर भैया की तरफ देख रहे थे और पापा ने कहा कि हाँ बताओ, किस लिए कर रहा था? भैया ने कहा कि ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी के कहने पर कर रहा था, क्योंकि वो ही इसे इस घर में लेकर आई थी और जानबूझकर उसने ऐसा किया था, क्योंकि नेहा को ये बात पता चल गई थी कि आप पहले ही जायदाद के बंटवारे हम दोनों भाई बहन के बीच कर चुके हैं। उसे ये बात बुरी लगी थी। वो चाहती थी कि मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए सारी जायदाद मेरे हिस्से में आनी चाहिए। लेकिन जब उसे पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी एक जगह नहीं बल्कि 2 भागों में बंट चुकी है और दूसरा भाग कशिश का है, जो कि सारी जिंदगी यहीं पर रहेगी, उसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने नौकर और अपनी पत्नी को आपस में बात करते हुए देख लिया था। मेरी पत्नी नौकर से कह रही थी कि कशिश के साथ तुम्हें बातचीत बढ़ानी है, उसके करीब जाने की कोशिश करनी है। अगर वो तुम्हारी बातों में आ गई तो तुम उसे भगाकर ले जाना, और अगर उसके घर वालों के दिल में शक बैठ गया तो उसके घर वाले खुद उसे गलत समझने लगेंगे और उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था, इसलिए मैंने अगले दिन इस नौकर को घर से बाहर निकाल दिया और इस तरह मेरी पत्नी का प्लान फ्लॉप हो गया। वो मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने लगी, उसके साथ उसका बिहेवियर बदलने लगा था। फिर मेरे ऑफिस में सौरभ नौकरी करने के लिए आया था। पहले उसका बिजनेस अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसके माता पिता की मौत के बाद वो बेचारा पूरी तरह से अकेला रह गया था और उसका बिजनेस भी लॉस में चला गया था। सौरभ मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे नौकरी दे दो, और फिर वो मुझसे कशिश के बारे में भी पूछने लगा कि कशिश की शादी अभी तक हुई या नहीं। तो मैंने उसे बताया कि नहीं, उसकी शादी नहीं हो सकती। मैंने देखा था कि सौरभ बचपन से ही एक ईमानदार इंसान रहा है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं सौरभ की शादी कशिश के साथ करवा दूंगा, क्योंकि आज घर में रहते हुए जो मेरी पत्नी मेरी बहन के साथ कर रही है, ऐसा कोई बाहर वाला इंसान भी कर सकता है। क्योंकि जब घर वाले इंसान ने ही मेरी बहन की कदर नहीं की, तो बाहर वाले इंसान मेरी बहन का कितना फायदा उठाएंगे। मैं बहुत डर गया था कि मेरी बहन के साथ इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे उसको उसके घर का कर देना चाहिए। मैंने सौरभ से कशिश से शादी करने के बारे में कहा तो वो मेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी इस अकेले जिंदगी में एक हमसफर की जरूरत थी। भैया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी इतनी घटिया औरत थी, उसने मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की थी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की शादी करवा दूंगा, और फिर जब मुझे सौरभ जैसा लड़का अपनी बहन के लिए मिल गया तो मैंने उसकी शादी करवा दी। भैया गुस्से से कहने लगे कि मैंने नेहा को गुस्से में घर से निकाल दिया, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। मैं आज सुबह ही उसे घर से बाहर निकाल चुका हूँ। भैया की बात सुनकर हम लोग अचानक घबरा गए थे। पापा ने भैया से कहा कि इतना सब कुछ तुम अकेले बर्दाश्त करते रहे, तुमने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया? हम घर के बड़े थे, हम खुद कोई एक्शन लेते। भैया कहने लगे कि नहीं पापा, मैं दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने अपनी बहन जैसी कई ऐसी लड़कियों को देखा है जिनकी जिंदगी लोग जीना दुश्वार कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। मम्मी पापा ने भैया को बहुत समझाया कि तुम जाकर नेहा को घर बुला लाओ। भैया कहने लगे कि पहले आप लोग मेरी बहन को विदा कर दो। जैसे तैसे मेरी विदाई हो गई थी और फिर मैं सौरभ के घर आ गई थी। सौरभ ने मुझे बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था और फिर उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे भाई के मुझ पर बहुत एहसान है। तुम्हारे भाई ने मेरे आगे शर्त रखी थी कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वो मुझे बदले में बिजनेस करवा कर देगा, लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है। अगर वो मुझे बिजनेस ना भी करवा कर देता तब भी तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ कभी किसी तरह का बुरा सलूक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। मैं लालच में आकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छा इंसान हो, लेकिन हम लोग कल घर चलेंगे। भैया भाभी के बीच सब कुछ ठीक करवाना है। भाभी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया शायद ऐसा कोई और भी मेरे साथ कर सकता था। इसमें भाभी का भी कोई कसूर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी का रिश्ता खराब ना हो। मेरा पति कहने लगा कि ठीक है, हम लोग कल तुम्हारे मायके चलेंगे। सौरभ और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। भैया को सौरभ जैसा हमसफर ही मेरे लिए चाहिए था। हम लोग घर गए और फिर मम्मी पापा ने भी भैया को बहुत समझाया था कि वो भी भाभी को घर बुला ले।
भाभी तो सवेरे से ही हमारे घर पर नहीं थी। हम लोगों को यही लग रहा था कि भाभी अपने मायके गई हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो नाराज होकर अपने मायके चली गईं। भाभी भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। भाभी ने भैया से अपने किए की माफी मांगी थी और फिर हम लोगों के समझाने के बावजूद भैया ने भाभी को माफ कर दिया था। इस तरह भैया भाभी को घर ले आए थे। मेरे माता पिता को भैया का फैसला अच्छा लगा था और भाभी ने मुझसे भी माफी मांगी थी। भाभी शर्मिंदा थी। भाभी को लगता था कि मुझ जैसी विकलांग लड़की को इस घर की जायदाद की हिस्सेदारी नहीं बनना चाहिए था। वो सारी जायदाद अपने और भैया के हिस्से में लाना चाहती थी। उन्होंने इसलिए ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वो अपनी गलती की माफी मांग रही थी। अब सब कुछ ठीक हो गया। सौरभ के साथ मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी कभी शादी भी हो सकती है और एक ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जो मुझे इतना खुश रखेगा। मेरे भैया ने तो मुझे रक्षाबंधन पर एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि आपके भाई ने कभी आपको रक्षाबंधन पर ऐसा स्पेशल गिफ्ट दिया है जिससे आप लोग सारी जिंदगी खुश रहे हो? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।